हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोगों ने लास्ट टर्न पे स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ लिया था, जो कि मिस्टर जे थॉमसन ने बताया था अपने एक्सपेरिमेंट में। और चार्ज अपान मास रेशियो जो होता है वही स्पेसिफिक चार्ज होता है। तो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज़ चार्ज अपान मास जो इलेक्ट्रॉन का बताया गया था वो था -1.7588 इंटू 10⁸ कूलाम पर ग्राम। क्लियर? या -1.7588 इंटू 10⁻11 कूलाम पर किलोग्राम। क्लियर स्टूडेंट्स? इसको उन्होंने अपने दो एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्लियर किया था। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड में उसको वेरीफाई भी किया था। तो अभी तक हमको इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास ये सेपरेट हमें नहीं पता था। दोनों का हमें रेशियो पता लग गया कि दोनों का रेशियो क्या होता है, और वो मिस्टर जे थॉमसन ने बता दिया। इसके बाद अगला जो अपना एक्सपेरिमेंट जो आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में वो है रॉबर्ट ए मिलीकेंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट मेथड। रॉबर्ट ए मिलीकेंस ने उसके तुरंत बाद एक अपना एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम दिया गया ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट मेथड। क्लियर? और उस मेथड से उन्होंने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज फाइंड किया सेपरेट, कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। वो कैसे फाइंड किया, उनका एक एक्सपेरिमेंट था। उस एक्सपेरिमेंट में देखो यहाँ पे बच्चों, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम लगा हुआ है, इस पूरे सिस्टम को एटोमाइजर नाम दिया गया। एटोमाइजर में क्या है, नीचे यहाँ पे बल्ब बना हुआ, बल्ब जिसमें पाइन ऑयल भरा हुआ है। इसके राइट हैंड साइड में एक रबर का बल्ब लगा हुआ है जिसको दबाने से, पुश करने से ठीक हवा अंदर जाएगी, और उस हवा के साथ में यहाँ से ड्रॉप पाइन ऑयल की ड्रॉप अंदर जाएंगी और वो टीनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, बहुत छोटी छोटी ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो इस सिस्टम का नाम दिया गया एटोमाइजर। क्लियर? पाइन ऑयल लिया गया और पाइन ऑयल को छोटी छोटी ड्रॉपलेट में कन्वर्ट किया गया। इसके अंदर हीलियम गैस भर दी गई, और हीलियम गैस भरने के बाद जो है इसमें एक्सरे भी पास करी गई। एक्सरे जब पास किया गया तो हीलियम गैस आयोनाइज हो गई। आयोनाइज का मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए। जब इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए तो कैटायन और इलेक्ट्रॉन्स ये आयन के फॉर्म यहाँ पे प्रेजेंट रह गए। क्लियर? इसके जो चैम्बर के जो निचला जो पार्ट था वहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस कर दिया। कैसे? किसी भी बैटरी की पॉजिटिव प्लेट और बैटरी की निगेटिव प्लेट को दोनों पॉइंटों से कनेक्ट कर दिया गया, तो इस पूरे पार्ट में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई। यहाँ पे एक टेलीस्कोप लगा दिया गया, और टेलीस्कोप लगाने के बाद ये रॉबर्ट ए मिलीकेन यहाँ से देखना स्टार्ट कर दिए। यहाँ से ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, आई उनकी बनी हुई है कि क्या क्या यहाँ पे प्रोसेस हो रही है अंदर। ठीक है? अब प्रोसेस इसमें क्या क्या हुई थी वो ध्यान से सुनो। जैसे ही इसमें इन्होंने एक्सरे पास किया तो जो हीलियम गैस थी वो आयोनाइज हो गई। आयोनाइज होने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इन्होंने सेटअप कर रखा था, उसका स्विच इनके हाथ में था। इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को कम या ज़्यादा कर सकते थे, वो ऑब्जर्वेशन करते जा रहे थे टेलीस्कोप में, और कम ज़्यादा करते जा रहे थे, वो वेरी करते जा रहे थे। क्लियर? क्यों करते जा रहे थे वो भी बच्चों हम अभी इसी लेक्चर में आगे पढ़ेंगे। यहाँ से इन्होंने रबर के बल्ब को दबाया, बल्ब को जब दबाया तो पाइन ऑयल अंदर ड्रॉपलेट के फॉर्म में एंट्री किया। जब ऑयल के ड्रॉपलेट के फॉर्म में एंट्री किया, अंदर यहाँ पे जो हीलियम गैस थी, क्योंकि वो आयोनाइज हो गई थी, तो उसके आयनों से इनकी जो ड्रॉपलेट्स हैं, ड्रॉपलेट्स में कोलिजन हुआ। तो कोलिजन होने के बाद यहाँ पे ऑयल ड्रॉप के पास एक टेंडेंसी होती है, यहाँ पे मैंने नोट कर दिया है, ऑयल ड्रॉप हैज़ टेंडेंसी टू कैरी निगेटिव चार्ज। और वो उनके कोलिजन से ऑयल ड्रॉप में टेंडेंसी होती है, ऑयल ड्रॉप का जो चार्ज हो गया वो निगेटिव हो गया, मतलब अब ड्रॉपलेट्स निगेटिवली चार्ज ड्रॉपलेट हो गई। क्लियर? अब निगेटिव चार्ज ड्रॉपलेट हो गई। ठीक है? उनका ग्रेविटी उन पर डाउनवर्ड लग रहा है, तो वो डाउनवर्ड मूव करेंगी। डाउनवर्ड मूव करने के बाद यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इंटर कर गई। अंदर इंटर करने के बाद उनकी ग्रेविटी की वजह से तो उन पर जो डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, और वो V1 टर्मिनल वेलोसिटी से डाउनवर्ड जाएंगी। V1 टर्मिनल वेलोसिटी से वो ड्रॉपलेट्स डाउनवर्ड जाएंगी। लेकिन क्योंकि हम सबको पता है कि जो निगेटिवली चार्ज उन पे है, निगेटिव चार्ज की वजह से जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गई, पॉजिटिव प्लेट की तरफ एक फोर्स अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, F = Q × E। Q मीन्स चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट्स एंड E अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बाई रॉबर्ट ए मिलीकेन। क्लियर? तो चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर का जो मैग्नीट्यूड का फोर्स है वो इनको ऊपर खींचेगा, दैट इज इलेक्ट्रिकल फोर्स। और जो नीचे जाएगा, वो नीचे जो जाएगा उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स तो है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मीडियम गैस है, और किसी मीडियम में कोई पार्टिकल अगर मूव करता है तो वहाँ पे जो फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं विस्कस फोर्स। बच्चों क्या बोलते हैं? विस्कस फोर्स। तो जितना विस्कस फोर्स नीचे लग रहा है, अगर उतना इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लग जाए तो जो ड्रॉपलेट्स हैं वो ना नीचे जाएंगी ना ऊपर आएंगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो जाएंगे।
अब उन पे जो नीचे फोर्स लग रहा है, स्टोक्स फोर्स लग रहा है, वो तो वेरिएबल है नहीं, वो तो एक फिक्स वैल्यू है। तो हम अपना जो इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लगा रहे हैं, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो चार्ज भी फिक्स है ड्रॉपलेट पे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम वेरी करा दें तो एक सिचुएशन आ जाएगी जब ऊपर का इलेक्ट्रिक फोर्स, नीचे का स्टोक्स फोर्स दोनों इक्वल हो जाएंगे, और इक्वल हो जाएंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन में होंगे। क्लियर। सबसे पहले ये देख लेते हैं V1 टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट व्हेन फॉलिंग डाउनवर्ड ड्यू टू इट्स ऑन वेट। क्लियर। और V2 क्या है इसकी, टर्मिनल वेलोसिटी अपवर्ड के लिए है। V2 क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। अब उन्होंने देखा, टेलीस्कोप से देखते रहे और देखने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड को अपना वेरी कराना स्टार्ट किया, और जब देखा कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लग रहा है वो बराबर हो गया जितना नीचे स्टोक्स फोर्स लग रहा है, तो ड्रॉपलेट इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गई, ना नीचे जा रही ना ऊपर जा रही। तो उन्होंने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फोर्स दैट इज F इज Q इंटू ई, वो स्टोक्स फोर्स के इक्वल है। और स्टोक्स फोर्स क्या होता है, स्टोक्स फोर्स होता है 6 पाई, ये सिंबल ईटा बना हुआ है, ETA ईटा, 6 पाई ईटा R V1 प्लस V2, जो दो वेलोसिटी उनका वेक्टर सम V1 प्लस V2, 6 पाई ईटा R V1 प्लस V2, ये किसके इक्वल है, Q इंटू ई के इक्वल है। Q क्या है, चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट। तो यहाँ से Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q इक्वल्स टू हो जाएगा 6 पाई ईटा R V1 प्लस V2 अपॉन ई। ई इधर होना चाहिए, Q ई इलेक्ट्रिक फोर्स है, और ये इधर 6 पाई ईटा R V1 प्लस V2 क्या है, स्टोक्स फोर्स है। तो स्टोक्स फोर्स और वो इक्वल है तभी इक्विलिब्रियम में है। देन Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई, यहाँ पे सिंपल सा बच्चों नीचे आ जाएगा। क्लियर। तो डायरेक्ट हमने यहाँ पे लिख दिया है, Q लिख दिया है Q इक्वल्स टू 6 पाई ईटा R V1 प्लस V2 अपॉन ई। ये स्टोक्स लॉ है, F इक्वल्स टू Q इंटू ई। अब यहाँ पे एक बार सभी सिंबल हम लोग देख लेते हैं। Q क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट पे वही चार्ज है जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, क्योंकि ड्रॉपलेट नेगेटिवली चार्ज है, एंड नेगेटिवली चार्ज क्यों है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ईटा है कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ गैस मीडियम, जिस हर मीडियम की कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अलग अलग होती है। यहाँ पे हीलियम गैस भरी थी तो उस मीडियम की कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। ई है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड आर है रेडियस ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट, वो जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट थे उनकी रेडियस क्या है, स्मॉल आर। क्लियर। अब स्मॉल आर की वैल्यू इसमें कैसे पुट करना है, वैल्यू कहाँ से लाना है, उसके लिए इन्होंने एक दूसरा फार्मूला दिया, उस फार्मूले से स्मॉल आर की वैल्यू फाइंड की और स्मॉल आर की वैल्यू इसमें इन्होंने पुट किया। स्मॉल आर इज इक्वल टू √9 पाई V1 अपॉन 2 F माइनस सिग्मा इंटू जी। बच्चों V1 आपको पता है टर्मिनल वेलोसिटी ड्यू टू इट्स ग्रेविटी ऑन वेट V1 है। 2 F क्या है, डेंसिटी ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट। क्लियर। सिग्मा क्या है, डेंसिटी ऑफ गैस टेकन इनसाइड द चैम्बर, और इसमें कौन सी गैस ली गई थी, हीलियम। ठीक है। तो मतलब सिग्मा क्या होती है, सिग्मा जो होती है डेंसिटी मीडियम की होती है। जैसे कोई पार्टिकल है, पार्टिकल में हमने थ्रेड बांध दिया और उसको पानी में छोड़ रहे हैं, वो नीचे जा रहा है, तो F जो होगी उस पार्टिकल की डेंसिटी होगी, और सिग्मा जो होगी वो वाटर की डेंसिटी होगी, उस लिक्विड की डेंसिटी होगी। तो वैसे यहाँ पे डेंसिटी ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट F है, और सिग्मा क्या है, उस गैस की डेंसिटी, मीडियम की डेंसिटी। अब इसमें वैल्यू ऑफ R पुटिंग इन द अबव स्टोक्स लॉ इक्वेशन, और R की वैल्यू यहाँ से उन्होंने स्टोक्स लॉ इक्वेशन में पुट कर दिया, एंड देन वी कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ चार्ज Q ऑन इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद उस पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज उन्होंने फाइंड कर लिया। यहाँ पे इनको सब कुछ पता था, R पुट कर दिया, V1 V2 पता था, इलेक्ट्रिक फील्ड इनको पता थी, सबकी वैल्यू यहाँ पुट करके Q की वैल्यू फाइंड कर लिया। Q तो सभी वैल्यू को पुट करने के बाद Q की वैल्यू क्या आई, -1.6022 इंटू 10⁻19 कूलाम वे वैल्यू आई। हम सबको पता है 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻9 ESU कूलाम होता है। तो अगर इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में पुट करना चाहें तो इसको 3 इंटू 10⁻9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हो जाएगा -4.8 इंटू 10⁻10 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जो कि CGS यूनिट होती है चार्ज की। क्लियर। अब इसके बाद E/m आपका आ गया, पहले आया हुआ था -1.7588 इंटू 10⁸ कूलाम पर ग्राम। ये चार्ज अपान मास रेशियो जो जे थॉमसन ने बता दिया था, और रॉबर्ट ए मुलिकन ने चार्ज बता दिया -1.6022 इंटू 10⁻19। अब इसको इन्होंने इस फार्मूले में पुट कर दिया और मास इलेक्ट्रॉन का फाइंड कर लिया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अगर E को E/m से डिवाइड कर दोगे तो E से E कैंसिल हो जाएगा और m ऊपर हो जाएगा, और m इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। E चार्ज है, E/m स्पेसिफिक चार्ज है। अब देखो यहाँ पे अगर E से E कैंसिल हो रहा है और m ऊपर हो जाएगा, दैट इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपान इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है -1.6022 इंटू 10⁻19 कूलाम, और स्पेसिफिक चार्ज क्या है -1.7588 इंटू 10⁸ कूलाम पर ग्राम है। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम आ जाएगा,
और ग्राम को जब हम किलोग्राम में पुट करेंगे, क्लियर, तो 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम बच्चों आ जाएगा। क्लियर, तो ये तो हो गया डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन का सेपरेट मास, इलेक्ट्रॉन का सेपरेट चार्ज कैसे फाइंड हुआ, कैसे नहीं हुआ, ये पूरी बात यहाँ पे हो गई। अब इसके बाद बच्चों नंबर 2 पे आती है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। क्लियर, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जैसे ही है। इसमें इन्होंने क्या किया था, बिल्कुल डिस्चार्ज ट्यूब यहाँ पे भी ली गई थी ग्लास की, 60 सेंटीमीटर के आसपास लॉन्ग थी। वैक्यूम पंप से वैक्यूम क्रिएट किया गया, उसके बाद इसमें एयर भर दी गई, 2 मेटल के इलेक्ट्रोड लगा दिए गए। इस बार इधर एनोड लगाया गया, इधर परफोरेटेड कैथोड लगाया गया। क्लियर, परफोरेटेड कैथोड जिसमें होल है, और दोनों मेटल के इलेक्ट्रोड को हाई वोल्टेज डीसी बैटरी से कनेक्ट किया गया जो कि 10,000 वोल्ट के आसपास थी। लेकिन स्विच लगाने के बाद वोल्टेज एक साथ नहीं देते थे 10,000, वोल्टेज धीरे धीरे इसमें बढ़ाते थे, लेकिन मैक्सिमम 10,000 तक हम लोग ले जाते थे, तब ये ऑब्जर्वेशन हमें मिलता था। क्लियर, जैसा कि हम सबको पता है एनोड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है तो पॉजिटिवली होगा, कैथोड निगेटिवली टर्मिनल से कनेक्ट है निगेटिवली होगा। इसके एक एंड पे जिंक सल्फाइड की सर्कुलर स्क्रीन लगा दी गई थी। क्लियर, यहाँ पे कुछ जो भी बातें यहाँ पे एनोड, इसमें जो इस एक्सपेरिमेंट में जो रेज एमिट हुई उनको एनोड रेज नाम दिया गया या फिर कैनाल रेज नाम दिया गया। क्लियर, कैनाल रेज क्यों नाम दिया गया, क्योंकि देखो ये कैनाल की तरह बिल्कुल चलती है, इसलिए इनका नाम दिया गया कैनाल रेज। एनोड रेज नाम क्यों दिया गया, क्योंकि एनोड साइड से आ रही थी, न कि एनोड से आ रही थी, एनोड साइड से आ रही थी, इसलिए इनका नाम दिया गया एनोड रेज। क्लियर, और इसी में डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन भी होगा। गोल्डस्टीन 1886 रिपीटेड डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट यूजिंग परफोरेटेड कैथोड एंड नोटिस्ड द एमिशन ऑफ पॉजिटिव रेज और कैनाल रेज, और इसमें पॉजिटिव रेज या कैनाल रेज को इन्होंने नोटिस किया, पाया। कैसे पाया, ध्यान से देखो। जैसे ही इन्होंने वोल्टेज को बढ़ाना स्टार्ट किया, जैसे 10,000 वोल्टेज के आसपास हुआ, यहाँ पे एक बिल्कुल ग्रीनिश ग्लो यहाँ पे डेवलप हुई। ग्रीनिश ग्लो डेवलप हुई, इसका मतलब उनके माइंड में आइडिया आया कि ज़रूर यहाँ पे कुछ रेज इधर से आई होंगी और इधर यहाँ पे स्ट्राइक की होंगी, क्योंकि वो रेज इनविजिबल थी, दिखाई पड़ नहीं रही थी। ठीक, और इन्होंने इधर एनोड लगा रखा था, इसलिए उनका नाम इन्होंने बोल दिया एनोड रेज। लेकिन जो एनोड रेज थी वो एनोड साइड से आई, उसके बाद ये परफोरेटेड कैथोड सा इसके बीच के होल से पास हो गई और जिंक सल्फाइड की सर्कुलर स्क्रीन पर एक ग्लो क्रिएट कर दिया, एक चमक यहाँ पे उत्पन्न कर दिया। लेकिन सेम टाइम में कैथोड से कुछ रेज निकली थी जो कि एनोड की तरफ गई थी, वो भी पैरेलल ही गई थी, उनका नाम दिया गया था कैथोड रेज। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिर्फ एनोड रेज ही प्रोड्यूस हुई है, कैथोड साइड से कैथोड रेज भी प्रोड्यूस हुई हैं। क्लियर, अब यहाँ पे इसका प्रोसीजर बच्चों एक बार देख लो। प्रोसीजर ऑफ एक्सपेरिमेंट, apparatus is set up by providing a high voltage source and evacuating the air to maintain low pressure inside the tube. High voltage is passed to the two metal pieces to ionize the air and make it conductor of electricity. हाई वोल्टेज इसलिए बच्चों पास किया गया कि इसके अंदर जो भी गैस है वो आयोनाइज हो और इलेक्ट्रिसिटी की क्या हो जाए, कंडक्टर हो जाए। When the voltage was increased, जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाया गया to several thousand volts, a faint luminous rays was seen extending, वो हमें दिखाई पड़ी extending from the holes, होल की तरफ से आ रही थी, in the back of the cathode, कैथोड के पीछे से। These rays were moving in the opposite direction of cathode rays, कैथोड रेज के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही थी, and were named canal rays, और इन्हीं का नाम क्या दिया गया, कैनाल रेज नाम दिया गया। नोट, इट इज़ रॉन्ग टू कॉल देम एनोड रेज सिंस दीज डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम एनोड। ये एनोड से बच्चों ओरिजिनेट नहीं हुई थी, ये जो गैसें आयोनाइज हुई थी, गैसें आयोनाइज होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स भी अलग हो जाएंगे और कैटायन अलग हो जाएंगे। तो कैटायन एक साथ कैथोड की तरफ मूव किए, जिनका नाम दिया गया है कैनाल रेज। जितने भी पॉजिटिवली चार्ज आयन थे गैस के, वो कैथोड की तरफ मूव किए ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, और उनका नाम दिया गया कैनाल रेज। और जो इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन वो ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कैथोड से एनोड की तरफ गए थे, क्योंकि एनोड उनको अट्रैक्ट कर रहा था, उनका नाम दिया गया कैथोड रेज। क्लियर, इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे कंक्लूजन। इसका कंक्लूजन क्या है, द स्पेसिफिक चार्ज मीन्स क्या होता है, चार्ज अपॉन मास रेशियो ऑफ कैनाल रेज पार्टिकल्स was found to vary with nature of gas and was
मैक्सिमम इफ H2 इज यूज्ड। क्लियर, जो स्पेसिफिक चार्ज था वो डिपेंड कर रहा था नेचर ऑफ गैस, और मैक्सिमम वैल्यू किसके लिए थी, अगर हाइड्रोजन गैस लेते हैं उसके लिए थी। पॉजिटिव रेज पार्टिकल्स वर thus called as positively charged gaseous atoms left after the removal of electron or ionized gaseous atoms. However, if H2 gas is used in discharge tube, positive rays particles are named as protons. Clear students? इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव रेज पार्टिकल्स वर thus called a positively charged gaseous atoms। जो पॉजिटिव रेज जो थी उनके जो पार्टिकल्स थे वो एक्चुअली क्या थे, पॉजिटिवली चार्ज गैसियस एटम थे। भाई एटम थे, एटम आयन में कन्वर्ट हो गए तो इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया, अब वो पॉजिटिवली चार्ज गैसियस एटम्स हैं। क्लियर, जो लेफ्ट हुए हैं कब, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद, या फिर आयोनाइज गैस सिस्टम, या गैस के जो एटम जो आयोनाइज हो गए हैं। हाउएवर इफ H2 गैस इज यूज, अगर हाइड्रोजन गैस इज यूज करते हैं तो जो हमारे पास जो डिस्चार्ज ट्यूब में जो पॉजिटिव रेज बनती हैं उनका जो पार्टिकल होता है, पार्टिकल का नाम क्या होता है बच्चों, प्रोटॉन नाम होता है। क्या नाम होता है, प्रोटॉन। इसके बाद अगर हम प्रोटॉन को डिफाइन करना चाहें तो प्रोटॉन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दस प्रोटॉन में बी डिफाइंड एज द सब एटॉमिक पार्टिकल दैट हैज मास 1.673 into 10⁻27 किलोग्राम एंड चार्ज पॉजिटिव 1.6022 into 10⁻19 कूलाम और 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोटॉन हमारा होता है ऐसा फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसका मास जो है 1.673 into 10⁻27 किलोग्राम होता है और चार्ज 1 यूनिट पॉजिटिव, या फिर उसकी वैल्यू वही होती है जो इलेक्ट्रॉन की होती है। ठीक है, अब हम इसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट और भी नोट्स पढ़ लेते हैं। जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज पढ़ा था, वैसे स्पेसिफिक चार्ज प्रोटॉन का भी होता है, E/m, प्रोटॉन का चार्ज अपान प्रोटॉन का मास, जिसकी वैल्यू होती है 9.58 into 10⁻4 कूलाम पर ग्राम, या 9.58 into 10⁻7 कूलाम पर किलोग्राम होता है। ठीक, चार्ज पॉजिटिवली, इसलिए होल वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। मास ऑफ 1 मोल प्रोटॉन, 1 मोल प्रोटॉन का मास, 1 मोल प्रोटॉन का मास, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू एवोगैड्रो नंबर। मास ऑफ प्रोटॉन अभी आपको मैंने बताया 1.673 into 10⁻27। इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर कितना आएगा, 1.0076 ग्राम के आसपास आएगा, नियरली हम 1 ग्राम ले सकते हैं। ठीक है, द रेडियस ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की जो रेडियस होती है 1.53 into 10⁻13 सेंटीमीटर होती है, 1.53 into 10⁻13 सेंटीमीटर। द वॉल्यूम ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का वॉल्यूम फाइंड करना हो तो आप वही फार्मूला लगा दोगे, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर की वैल्यू पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा 1.50 into 10⁻38 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट्स, द चार्ज ऑन पॉजिटिव रेज इज यूजुअली +1 बट इट मे हैव +2 +3 वैल्यूज etc। तो पॉजिटिवली जो रेज थी, ठीक है, उनमें चार्ज जनरली +1 होता है लेकिन +2 +3 भी पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ऐसे कुछ बातें हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। सम पॉइंट्स अबाउट इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का सिंबल है -1, स्मॉल e, पावर ऊपर 0 होगा। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो रिलेटिविटी की थ्योरी दी गई थी फिजिक्स में, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एट हाई स्पीड दैट इज m डैश इज गिवन बाई m डैश इज इक्वल्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन √1 - v/c होल स्क्वायर। Clear, v is the velocity of electron, c is the velocity of light, which value is 3 into 10⁻8 meter per second. Clear, thus the mass of electron moving with the velocity of light is infinite। अगर velocity of electron c के इक्वल हो जाए तो c/c 1 हो जाएगा। Clear, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 - 1 0 होगा, 0 का रूट 0 होगा, समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट हो जाएगा, उसका मतलब उसका मास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा मैथमेटिकली। क्लियर, मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर हम फाइंड करना चाहें तो एवोगैड्रो नंबर इंटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वैल्यू विल कम 5.5 into 10⁻7 किलोग्राम और 5.5 into 10⁻4 ग्राम। क्लियर, नाउ द रेडियस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज 4.28 into 10⁻4 सेंटीमीटर। द वॉल्यूम ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू, सिंस द पार्टिकल्स आर स्फेरिकल, देयरफॉर द फार्मूला ऑफ वॉल्यूम विल बी द फार्मूला ऑफ स्फीयर। 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 22/7, 4.28 into 10⁻14 whole cube। After calculating the value is
3.285 इंटू 10⁻⁻40। क्लियर। तो ये तो हो गया डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में, कुछ बातें इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब हम एक बार डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हम लोग बच्चों पढ़ लेते हैं, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की अभी रिसेंट डिस्कवरी हुई है, 1932 में हुई है। कैसे? मिस्टर जेम्स चैडविक ने क्या किया, बेरिलियम या बोरॉन जो एटम्स होते हैं उनमें अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग की। जब अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग बेरिलियम या बोरॉन पे इन्होंने किया तो देखा कि कुछ नए पार्टिकल जनरेट हो गए हैं, और उन नए पार्टिकल की जब स्टडी किया गया तो ये देखा गया कि उन पार्टिकल में चार्ज तो बिल्कुल नहीं होता है, न्यूट्रल होते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कराया गया, तो ना वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं ना निगेटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब वो इलेक्ट्रिकली तो न्यूट्रल हैं। लेकिन उनका मास जब देखा गया तो नियरली मास ऑफ एक प्रोटॉन के बराबर आया। वैसे एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है वो न्यूट्रॉन का मास सबसे ज़्यादा होता है, फिर प्रोटॉन का होता है, फिर इलेक्ट्रॉन का होता है। मास ऑफ न्यूट्रॉन, देन मास ऑफ प्रोटॉन, देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर। लेकिन नियरली कैलकुलेशन में हम लोग यूज करते हैं, तो वही इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। और क्या देखा, मिस्टर जेम्स चैडविक इन 1932 बम्बार्डेड beryllium or boron atoms with fast moving alpha particles and noticed the emission of neutral particles, that is neutrons, of mass nearly equals to proton. Thus a neutron may be defined as that subatomic particle which has mass nearly equal to proton but has no charge, that is neutral. Clear? चार्ज कुछ भी नहीं था, ठीक, सिर्फ न्यूट्रल था। इसके बाद इसकी जो इक्वेशन थी वो इक्वेशन क्या थी, 4Be9 + 2He4। 2He4 इज द सिंबल ऑफ अल्फा पार्टिकल, 2He4 इज द सिंबल ऑफ अल्फा पार्टिकल। क्लियर। आफ्टर बम्बार्डिंग बेरिलियम बाई अल्फा पार्टिकल्स इट कन्वर्ट्स इनटू कार्बन एंड जनरेट्स न्यू पार्टिकल which has no charge and mass nearly equals to proton. These particles are called neutron. इन particles का नाम क्या दिया गया, न्यूट्रॉन दिया गया। इनका सिंबल क्या होता है, 0 and 1। इसके बाद मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, 1.675 इंटू 10⁻27 किलोग्राम और 1.675 इंटू 10⁻24 ग्राम। इट इज स्लाइटली ग्रेटर देन प्रोटॉन। नाउ 1 AMU मीन्स एटॉमिक मास यूनिट और 1 U मीन्स यूनिट। 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, 1/12 द मास ऑफ ए कार्बन एटम 612, और उसकी वैल्यू क्या होती है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। इसका मतलब इनके पास 1 AMU के बराबर मास होता है। ESU का पूरा नाम है इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट ऑफ चार्ज, जो कि CGS यूनिट होती है। एंड 1 कूलाम इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज विच इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻9 ESU कूलाम। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों में आपको चार्ज दोनों यूनिट में आपको पता होना चाहिए। 1 एटॉमिक मास यूनिट या सिर्फ यूनिट आज की डेट में मॉडर्न में यूनिट बोलते हैं, पुराने ज़माने में AMU बोला जाता था। उसकी वैल्यू ग्राम में होती है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, और ये वैल्यू वही है जो प्रोटॉन का मास है या न्यूट्रॉन का मास है। क्लियर। तो ये चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद सम अदर फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स। न्यूट्रॉन के बाद भी, जैसा कि बच्चों मैंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बोला गया था कि बेसिकली तो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन आज की डेट में बहुत ही कम से कम मोर देन 35 सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हुए हैं। उनमें से कुछ पार्टिकल के हम यहाँ पे नाम, उनके सिंबल, उन पे चार्ज, उनके डिस्कवरर एक बार हम लोग यहाँ पे फिर से पढ़ लेते हैं। क्लियर। और इस सीरीज में सबसे पहले हमारा है पॉजिट्रॉन्स। पॉजिट्रॉन्स ये इसका दूसरा नाम है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग पॉजिट्रॉन बोलते हैं। जैसा कि नाम ही है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें सब कुछ इलेक्ट्रॉन का फल होगा, लेकिन चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इट इज़ पॉजिटिव काउंटर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय एंडरसन इन 1932। दीज आर वेरी अनस्टेबल एंड कंबाइंड विथ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसिंग गामा रेज। अगर इलेक्ट्रॉन से कंबाइंड होंगे तो चार्ज तो न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल चार्ज गामा का भी होता है। क्लियर। और मास नियरली सबसे कम होता है। इट्स सिंबल इज +1 इलेक्ट्रॉन 0 और इलेक्ट्रॉन ऊपर चार्ज पॉजिटिव। इट इज आल्सो एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इसको हम एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, सब कुछ से सेम है, चार्ज अपोजिट है। बी न्यूट्रिनोज एंड एंटी न्यूट्रिनोज। दीज आर पार्टिकल्स ऑफ स्मॉल ऑलमोस्ट 0 मास। इनका मास जनरली 0 होता है और चार्ज भी 0 होता है। These were postulated by फर्मी in 1934। ये 1934 में फर्मी ने बताया था इनको बच्चों।
इसके बाद नंबर सी पे मेसॉन्स आते हैं। मेसॉन्स कई तरह के होते हैं, पाई मेसॉन्स या इनको पियॉन्स भी कहते हैं, एंड म्यू मेसॉन्स या इनको बोलते हैं सिर्फ म्यू मेसॉन्स, एंड पोस्टुलेटेड बाय युकावा इन 1935। इनको सबको युकावा ने 1935 में बताया था। मे बी आइदर पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज, या तो ये पॉजिटिवली होते हैं या निगेटिवली होते हैं। देयर मास इज इंटरमीडिएट बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में इनका मास इंटरमीडिएट में होता है। द पाई मेसॉन्स आर अबाउट 200 टाइम्स हैवियर दैन इलेक्ट्रॉन, जो पाई मेसॉन्स होते हैं क्लियर, वो इलेक्ट्रॉन से 200 टाइम्स हैवियर होते हैं, एंड समव्हाट हैवियर दैन म्यू मेसॉन्स। ठीक है, इसके बाद केमोनर, एक साइंटिस्ट अगले थे, उनका नाम था केमोनर। केमोनर सजेस्टेड द एक्सिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल मेसॉन, इन्होंने न्यूट्रल मेसॉन भी बताया। इसके पहले इन्होंने मेसॉन बताए पाई मेसॉन एंड म्यू मेसॉन, इन्होंने न्यूट्रल मेसॉन बताया। क्लियर, टू अकाउंट फॉर न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को बताने के लिए। इसके बाद अगला हमारा जो फोर्थ हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल है वो उसका नाम है एंटी पार्टिकल्स। एंटी पार्टिकल्स क्या होते हैं? द अपोजिटली चार्ज्ड काउंटर पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर कॉल्ड एंटी पार्टिकल्स। एग्जाम्पल एंटी प्रोटॉन। सेग्रे एक साइंटिस्ट थे, इन 1955 में इन्होंने बताया था, डिस्कवर्ड एंटी प्रोटॉन रिप्रेजेंटेड बाई, ये सिंबल है इनका रिप्रेजेंट करने का, माइनस स्मॉल p, फिर ऊपर 1 या -1 E1। ठीक है, इसके बाद बच्चों स्टार्ट होते हैं थॉम्सन मॉडल ऑफ एटम, या सबसे पहले मॉडल ऑफ एटम, डिस्कवरीज ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स फिनिश हो गई हैं। अब इसके बाद मॉडल ऑफ एटम्स या मॉडल्स ऑफ एटम, इसको हम लोग बोलेंगे मॉडल्स ऑफ एटम। कई सारे मॉडल दिए गए हैं बच्चों, तो मॉडल्स ऑफ एटम, और मॉडल्स ऑफ एटम में अपने पहला मॉडल्स है थॉम्सन्स मॉडल ऑफ एटम। थॉम्सन मॉडल ऑफ एटम में क्या बताया कि एटम जो होता है एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है, और उसके अंदर निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एम्बीडेड होते हैं, धसे होते हैं एनफ नंबर में, तो जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। और इसको एग्जाम्पल वैसे बताया जैसे वाटरमेलन होता है हमारा, वाटरमेलन में पूरा का पूरा जो अंदर रेड पार्ट है वो एटम बताया गया, पॉजिटिव पार्ट बताया गया, उसके अंदर जो ब्लैक सीड्स होते हैं उनको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बताया गया। क्या बताया गया? इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए थॉम्सन मॉडल को वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। इसमें इन्होंने क्या बताया, इन विच एटम इज रिगार्डेड एज ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी विथ ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द स्फीयर ऑफ रेडियस 10⁻⁻10 मीटर, एंड होल एटम इज न्यूट्रल, और पूरा का पूरा एटम क्या बताया इन्होंने, न्यूट्रल। दिस मॉडल इज ऑल्सो नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल और एप्पल पाई मॉडल, ये सारे नाम इसके दिए गए। इनमें कुछ कमियां थी, क्लियर, इसीलिए उन कमियों की वजह से इस मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया। वो कमियां क्या थी? लिमिटेशंस ऑफ थॉम्सन्स मॉडल ऑफ एटम। नंबर 1, इट इज़ फेल्ड टू एक्सप्लेन हाउ द पॉजिटिव चार्ज होल्ड्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द एटम। एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को कैसे होल्ड रखता है, ये आपस में कोलैप्स क्यों नहीं होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपस में क्यों नहीं लगता है, इसको सबको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इट इज़ आल्सो फेल टू एक्सप्लेन एन एटम स्टेबिलिटी, और एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया कि एटम स्टेबल है, पॉजिटिवली चार्ज अपना निगेटिवली चार्ज अपना कैसे सेटअप है कि पूरा का पूरा स्टेबल है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। द थ्योरी डिड नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, जैसा कि सबको पता है कि न्यूक्लियस की भी डिस्कवरी हो गई थी, उसके बारे में कुछ बता नहीं पाए, और ये पूरा का पूरा मॉडल क्या हो गया बच्चों, फेल हो गया। इसके बाद फिर आया इसके बाद इससे जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल आया वो आया रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम का दूसरा नाम है रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बच्चों जो आया था वो रदरफोर्ड ने 1909 के आसपास आया था, और 1909 में उन्होंने बताया था, उसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोटॉनों की पोजीशन, न्यूक्लियस, हर चीज़ डिटेल में बताया था। तो बच्चों उसको हम लोग अपने अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जितना आज पढ़ाया गया इसको आप लोग सही से तैयार करो, इसमें जो भी डाउट है वो आप पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू, वेरी गुड।